प्यारे विद्यार्थियों, आज हम अपने अगले टॉपिक केंद्र सरकार में आगे कार्यपालिका जो भाग दूसरा था संसदीय शासन व्यवस्था का, उसके अंतर्गत आज दो महत्वपूर्ण टॉपिकों पर चर्चा करेंगे। ये टॉपिक है उपराष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री। सर्वप्रथम हम देखते हैं उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में प्रावधान है, अनुच्छेद 63 में प्रावधान है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। भारतीय संघ का एक उपराष्ट्रपति होगा, जिसे अंग्रेजी में कहा गया है कि देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 63। अब अनुच्छेद 63 में भारत के उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया। अब यह पद हमने कहाँ से ग्रहण किया, महत्वपूर्ण बात है। इसके बारे में हम देखते हैं कि भारत ने यह पद अमेरिका, जिसे हम यूएसए, अमेरिका की शासन प्रणाली से हमने यह पद ग्रहण किया है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। ऐसा क्यों? यदि किसी कारणवश राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो शासन व्यवस्था के संचालन में किसी तरह की बाधा या व्यवधान उत्पन्न न हो, इस दृष्टि से अमेरिका के संविधान से हमने उपराष्ट्रपति के पद को ग्रहण किया, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है। अब इसके पश्चात हम देखते हैं कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, कौन सा व्यक्ति है जो उपराष्ट्रपति बन सकता है। इस संबंध में हम देखते हैं तो हम यह पाते हैं कि उपराष्ट्रपति के पद के लिए योग्यताएं, उपराष्ट्रपति के पद की योग्यताएं, क्या योग्यताएं हैं उपराष्ट्रपति पद के लिए, हम इसके अंतर्गत देखते हैं तो अनुच्छेद 66, आर्टिकल 66, इसके अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की योग्यताएं बताई गई है। कौन कौन सी योग्यता, जैसे हम इसके अंदर देखते हैं, सबसे पहली योग्यता ये बताई गई कि वह भारत का नागरिक हो। सबसे पहली योग्यता वह भारत का नागरिक हो। दूसरी योग्यता यह बताई गई कि वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। कितनी आयु? 35 वर्ष की आयु, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। और तीसरी जो योग्यता है वो योग्यता है कि वह राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखे। तीसरी योग्यता है कि वह राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखे। एक महत्वपूर्ण बात है कि उपराष्ट्रपति पद का जो व्यक्ति है वो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा और उसमें राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। ये उल्लेख है अनुच्छेद 66 के अंदर। अब इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, किस तरह से राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। उपराष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, उपराष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति के समान ही है। यहाँ एक निर्वाचक मंडल होता है, उस निर्वाचक मंडल में संसद के सभी सदस्य, यानी दो सदन है, लोकसभा व राज्यसभा, इन दोनों सदनों के सभी सदस्य, मनोनीत और निर्वाचित सभी सदस्य भाग लेते हैं इस निर्वाचक मंडल के द्वारा। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए 20 प्रस्तावक व 20 अनुमोदक, 20 प्रस्तावक व 20 अनुमोदक की आवश्यकता होती है। प्रक्रिया राष्ट्रपति के चुनाव की तरह
वहाँ 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक चाहिए थे, यहाँ 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक। और ये कौन होंगे? जो निर्वाचक मंडल के सदस्य। अब राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में विधानसभा के सदस्य सम्मिलित थे, किंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के ही सदस्य भाग लेते हैं। तो इस प्रकार जो ये 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक है, ये संसद के सदस्य होने चाहिए। अब है निर्वाचन पद्धति। तो निर्वाचन पद्धति वही एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान, जो किस पे आधारित है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व पर। उपराष्ट्रपति के चुनाव में एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान प्रणाली जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व पर आधारित है, इस पद्धति का उपयोग किया जाता है, जिसे अंग्रेजी में सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम कहा जाता है। इस पद्धति से जो सदस्यों का मत है वह आनुपातिक रूप से प्राप्त होता है, और जो हम कह सकते हैं कि यहाँ मत कैसा होगा? हस्तांतरणीय होगा, जिसकी चर्चा हम इससे पहले राष्ट्रपति के निर्वाचन में विस्तार से कर चुके हैं। अब इसके पश्चात हम देखते हैं कि राष्ट्रपति के पश्चात जो भारतीय संवैधानिक व्यवस्था है, उसमें दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पद कौन सा माना गया है? उपराष्ट्रपति का। ये निर्वाचन पद्धति हो गई। अब इसके बाद इसके बाद आगे हम देखते हैं, वो देखते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव के अंतर्गत जो उम्मीदवार है उसे जमानत राशि कितनी देनी होगी। ऐसे प्रश्न अमूमन कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए हमें यहाँ ये भी ध्यान रखना है कि 15,000 रुपये कितनी होगी? 15,000 रुपये। और ये कहाँ जमा होगी? RBI में जमा की जाती है। अब इसके पश्चात यहाँ देखते हैं कि वर्तमान उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू, ये भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं। इसके अलावा उपराष्ट्रपति के अंतर्गत हम एक चीज़ देखते हैं, इनका कार्यकाल। अनुच्छेद 67। अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में चर्चा की गई है, जो यह बताता है, अनुच्छेद 67 यह बताता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल होगा 5 वर्ष। कितना? 5 वर्ष। अब अनुच्छेद 67 बी यह बताता है कि राष्ट्रपति की पदच्युति की प्रक्रिया, कौन सी प्रक्रिया? पदच्युति। इसके लिए राज्यसभा द्वारा पारित प्रस्ताव जो उसके तात्कालिक सदस्य, एक महत्वपूर्ण शब्द है तात्कालिक सदस्य, यानी उस समय सदस्य की जो सदस्य संख्या है, उस सदस्य संख्या के बहुमत से पारित प्रस्ताव, जिसे लोकसभा भी सहमति प्रदान करे, लोकसभा भी सहमति प्रदान करे, वो प्रस्ताव पारित हो जाता है तो उपराष्ट्रपति को अपना पद त्यागना होगा। ये प्रावधान किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 67 में, जिसके अंतर्गत उपराष्ट्रपति का कार्यकाल भी 5 वर्ष है। वह राज्यसभा का पदेन सभापति है, जिसकी चर्चा हम अगली टॉपिक में करेंगे। अब इसके बाद हम देखते हैं कि उपराष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियाँ।
कार्य एवं शक्तियाँ। इस बिंदु के अंतर्गत हम सबसे पहले चर्चा करते हैं कि उपराष्ट्रपति का सबसे प्रमुख कार्य क्या है। जो सबसे प्रमुख कार्य है वो कार्य है राज्यसभा का पदेन सभापति। राज्यसभा का पदेन सभापति, जिसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 64 में। अनुच्छेद 64 में यह उल्लेख किया गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, किंतु उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। उपराष्ट्रपति को जो वेतन प्राप्त होता है वह राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में प्राप्त होता है। उपराष्ट्रपति सामान्यतः राज्यसभा में मतदान में भाग नहीं लेता, किंतु पक्ष और विपक्ष में बराबर मत हो तो निर्णायक मत देने का अधिकार भी सदन के पदेन सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति को प्राप्त होता है। तो महत्वपूर्ण बात है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अब इसके पश्चात दूसरा कार्य देखें तो हम देखते हैं राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में पद का कार्यभार संभालना। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके पद का कार्यभार संभालना, इसका उल्लेख किया गया है संविधान के अनुच्छेद 65 में 65। अनुच्छेद 65 में यह प्रावधान किया गया है कि यदि किसी कारणवश भारत के राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के पद का दायित्व या कार्यभार कौन संभालेगा, तो उस स्थिति में उपराष्ट्रपति है वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। ऐसा कौन कौन सी परिस्थितियों में हो सकता है? सबसे पहले राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाने पर, राष्ट्रपति के द्वारा त्यागपत्र दिए जाने पर, या राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव पारित होने की स्थिति में, या चौथी स्थिति हम देखते हैं कि राष्ट्रपति रोग, असमर्थता, विदेश यात्रा, ऐसे किसी भी कारण के कारण यदि राष्ट्रपति अपने पदभार को संभालने में असक्षम है तो ऐसी स्थिति में जो उपराष्ट्रपति है वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में शासन व्यवस्था का संचालन करता है। अब यहाँ कई बार यह देखा जाता है कि उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? अनुच्छेद 69। उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति को उनके पद की शपथ दिलाई जाती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय कार्यपालिका का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण अंग राष्ट्रपति के पश्चात उपराष्ट्रपति का पद होता है। अब इसके पश्चात हम अपने अगले टॉपिक प्रधानमंत्री पे चर्चा करते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं कि हमारा महत्वपूर्ण पद है प्रधानमंत्री, जिसे कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान माना जाता है।
प्रधान माना गया। अब प्रधानमंत्री की सबसे पहले हम देखते हैं नियुक्ति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है और संसदीय शासन व्यवस्था का आधारभूत सिद्धांत है कि संसद में विशेषकर लोकसभा में बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया जाता है। इसके लिए संवैधानिक बाध्यता भी है कि बहुमत दल के नेता को ही राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करेगा। किंतु कई बार ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती है जब राष्ट्रपति अपने विवेक के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। ऐसा हम कई बार देखते हैं कि यदि किसी दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो या किसी गठबंधन के द्वारा बहुमत को साबित किया जा सके या नहीं किया जा सके, ऐसी कुछ परिस्थितियां होती है जहां राष्ट्रपति अपने विवेक के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। संविधान के अंतर्गत ये भी कहा गया है कि अनुच्छेद 74 के अंतर्गत यह कि राष्ट्रपति को उनके कार्यों में सलाह और सहयोग यानी परामर्श प्रदान करने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, मिनिस्टर ऑफ काउंसिल, और उसका प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री। अब इसके बाद हम देखते हैं प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियां, जिनका उल्लेख किया गया है संविधान के अनुच्छेद 75 में। अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 75 यह प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियों से संबंधित दो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। अब यहाँ देखते हैं प्रधानमंत्री, जो हम कह सकते हैं कि संविधान द्वारा निर्मित संसदीय वृत्तखंड की एक महत्वपूर्ण आधारशिला है। वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी हैं। अब इसके पश्चात हम देखते हैं प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियाँ। सबसे पहला प्रधानमंत्री का कार्य होता है मंत्री परिषद का निर्माण। मंत्री परिषद का निर्माण यह प्रधानमंत्री अपने पद की शपथ लेने के पश्चात या उसी के साथ ही यह इस महत्वपूर्ण कार्य को करता है। वह यह तय करता है कि वैधानिक दृष्टि से सदन के अंदर कितने मंत्री होने चाहिए और कौन कौन मंत्री बनेगा। तो यह निर्णय प्रधानमंत्री अपने विवेक से करता है। अब हमने यहाँ एक शब्द देखा, वैधानिक सीमा। वैधानिक सीमा का यहाँ प्रायोजन क्या है कि वर्ष 2003 91 वर्ष 2003 91वां संविधान संशोधन विधेयक, इसके द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि वर्तमान में मंत्री परिषद का आकार सदन की लोकसभा की सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होगा। यानी कि लोकसभा की सदस्य संख्या का 15% तक ही मंत्री परिषद का आकार निर्धारित किया गया। अब उनमें कौन मंत्री होंगे, यह निर्णय प्रधानमंत्री का व्यक्तिगत होता। फिर है मंत्रियों में विभागों का बंटवारा व परिवर्तन। यहाँ भी प्रधानमंत्री अपने विवेक के अनुसार मंत्रियों में विभागों का बंटवारा करता है और प्रधानमंत्री जब चाहे तब मंत्रियों के विभागों में उनकी स्थिति में भी परिवर्तन कर सकता है। क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे कि मंत्रियों के प्रकार, तो उनकी स्थिति में परिवर्तन करना भी व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार माना जाता है। और प्रधानमंत्री के द्वारा मंत्री परिषद में विभागों का वितरण अंतिम और सर्वमान्य रूप से किया जाता है। तीसरा बिंदु देखते हैं मंत्री परिषद का कार्य संचालन। मंत्री परिषद
का प्रधान होने के नाते प्रधानमंत्री मंत्री परिषद की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करता है, सभापतित्व करता है। प्रधानमंत्री के द्वारा ही यह तय किया जाता है कि बैठक की कार्यसूची या एजेंडा कार्यसूची या जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है एजेंडा, एजेंडा क्या होगा, यानी कि किस विषय पे चर्चा की जाएगी, ये निर्णय भी प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मंत्री परिषद का कार्य संचालन प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार ही किया जाता है। चौथा हम देखते हैं शासन के विभिन्न विभागों में समन्वय। समन्वय प्रधानमंत्री जो मंत्री परिषद का मुखिया है, मंत्री परिषद का मुखिया होने के नाते यह प्रधानमंत्री का व्यक्तिगत तौर पर भी दायित्व होता है कि समस्त विभागों में समन्वय रहे और समस्त विभाग एक इकाई, एक यूनिट के रूप में कार्य करे, जिससे शासन संचालन में गतिशीलता बनी रहे। तो इस प्रकार शासन के विभिन्न विभागों में समन्वय का दायित्व भी किसके पास है? प्रधानमंत्री के पास। अब है लोकसभा का नेता। राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति के पश्चात प्रधानमंत्री संसद का प्रमुख नेता होता है और विशेषतः लोकसभा का नेता। प्रधानमंत्री के द्वारा जो संसद का महत्वपूर्ण कार्य है, विधि निर्माण का कार्य, कानून निर्माण का कार्य, उस कार्य को भी नेतृत्व प्रधानमंत्री के द्वारा ही प्रदान किया जाता है। प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार ही वार्षिक बजट, राष्ट्रीय आय व्यय का लेखा जोखा तैयार किया जाता है। प्रधानमंत्री ही तय करता है कि महत्वपूर्ण विधेयकों को किस क्रम में संसद में प्रस्तुत किया जाए। किंतु यहाँ एक प्रश्न उत्पन्न होता है, प्रधानमंत्री यदि लोकसभा का सदस्य न हो तो उसे हम लोकसभा का नेता मानेंगे? हाँ, ऐसी स्थिति में भी जैसा कि हम कह सकते हैं यूपीए की गवर्नमेंट के समय मनमोहन सिंह जी वह लोकसभा के सदस्य नहीं थे, राज्यसभा के सदस्य थे, किंतु लोकसभा में उनके दल की को बहुमत प्राप्त था, उनकी सरकार संचालित थी, तो इसलिए लोकसभा की भी समस्त कार्यवाही को नेतृत्व प्रदान करने का कार्य प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। तो इसलिए हम देखते हैं कि लोकसभा के नेता का पद भी किसके द्वारा सुशोभित किया जाता है? प्रधानमंत्री के द्वारा। अब इसके पश्चात हम देखते हैं यहाँ छठा बिंदु, राष्ट्रपति तथा मंत्रिमंडल के बीच कड़ी। राष्ट्रपति व मंत्रिमंडल इन दोनों के बीच संबंध स्थापित करता कौन है? प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति से सार्वजनिक मामले, कौन से मामले? सार्वजनिक, या व्यक्तिगत नहीं, सार्वजनिक मामलों पर राष्ट्रपति से संपर्क साधने का साधन केवल और केवल प्रधानमंत्री है। वह मंत्रिमंडल के निश्चयों से राष्ट्रपति को अवगत करवाता है एवं राष्ट्रपति के परामर्श को मंत्रिमंडल तक पहुंचाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मंत्री परिषद या का ही एक भाग है मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति इन दोनों के बीच संबंध स्थापित करता है या कड़ी के रूप में प्रधानमंत्री कार्य करता है। सातवां हम देखते हैं पॉइंट, विभिन्न पद प्रदान करना। विभिन्न पद प्रदान करना, तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात है कि संविधान के द्वारा राष्ट्रपति को जिन पदों पर नियुक्ति का अधिकार प्राप्त है, व्यवहारिक दृष्टि से उन सभी पदों पर नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श को मानता। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति का जो कार्य है वो भी प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारतीय शासन व्यवस्था या कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान, शासन के पूरे तंत्र का जो मुख्य रीढ़ की हड्डी है वो है प्रधानमंत्री और उनकी मंत्री परिषद। तो यह बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब इससे संबंधित आप प्रश्न और होमवर्क बताएं।
गृह कार्य। गृह कार्य के अंतर्गत पहला प्रश्न, उपराष्ट्रपति पद की योग्यताएं एवं कार्य व शक्तियों का वर्णन कीजिए। यह प्रश्न भी 7 अंक का है। अब दूसरा प्रश्न, प्रश्न संख्या 2, प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियों का वर्णन कीजिए। BSER 2019, यह माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2019 की परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है कि प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियों का वर्णन कीजिए। तो इस प्रकार आपको होमवर्क में 2 प्रश्न दिए हैं, उपराष्ट्रपति पद की योग्यताएं एवं कार्य व शक्तियों का वर्णन कीजिए एवं प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियों का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न भी 7 अंक का है। विद्यार्थियों, अभ्यास कीजिए। जितना ज़्यादा आप अभ्यास करोगे उतना ही बेहतर तरीके से आप इन बिंदुओं को अच्छे तरीके से समझ सकते। धन्यवाद। ओके।